सो आइए अब हम लोग पहले टॉपिक के रिवोल्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारा रिवोल्ट है बीपीएससी के। और इस रिवोल्ट में पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है संथाल रिवोल्ट या संथाल अपराइजिंग। संथाल रिवोल्ट के बारे में पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले संथाल रिवोल्ट के बारे में जानते हैं कि ये कब हुआ कब था। तो अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेट की बात करें तो वो हुआ था 1855 और 56 के टाइम पे। 1855 और 56 में ये पहला मेन इम्पोर्टेंट जो है ट्राइबल रिवोल्ट था। एक ऐसा रिवोल्ट था, एक ट्राइबल रिवोल्ट था और ये फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट था इम्पोर्टेंट, जो कि 1856 और 1855 और 1856 में हुआ था, फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट। अब हम बात करते हैं कि संथाल रिवोल्ट कहाँ हुआ था, इसका प्लेस कहाँ था। मतलब अगर हम बात करें प्लेस की, तो अगर हम ये रिवोल्ट जो हुआ था, ये हुआ था संथाल परगना के पास। संथाल परगना के पास हुआ था या संथाल परगना में हुआ था। अब संथाल परगना क्या था, एक प्लेस था किसके, भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच का। भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच का एक प्लेस था जिसे हम लोग संथाल परगना कहते थे। अगर हम बात करें मैप पे, ये है, तो इधर ये जो बिहार झारखंड वाली एरिया थी पूरी, तो इसी में एक प्लेस था राजमहल हिल और भागलपुर वाले एरिया में, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, संथाल परगना। और इसी प्लेस को हम लोग दमन ए कोह भी बोलते थे, दमन ए कोह। तो 1855 1856 में संथाल रिवोल्ट हुआ था। एक प्लेस था बिहार और झारखंड वाली एरिया में, जो कि भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच में पड़ता था, जिसे संथाल परगना या दमन को भी बोलते थे। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कि संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, प्लेस कहाँ पे हुआ था। और अगर हम बात करें इसके लीडर्स की, तो 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, 4 मुर्मू ब्रदर्स। मुर्मू ब्रदर्स थे जिनका नाम था चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हो। सिद्धू और कान्हो, चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हो, 4, जिसमें से आप सिद्धू कान्हो के बारे में ज्यादा सुने होंगे, ज्यादा फेमस थे सिद्धू कान्हो। बाकी लेकिन 4 मुर्मू ब्रदर्स ने इस फ्रीडम स्ट्रगल को, इस ट्राइबल रिवोल्ट को लीड किया था। चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हो ने, ये लीडर्स थे इसके। अब हम लोग एक जनरल व्यू पा चुके हैं संथाल रिवोल्ट के बारे में कि कब हुआ था, प्लेस कहाँ पे था और लीडर्स कौन कौन से थे। अब हम पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या था, क्यों ये रिवोल्ट हुआ, ऐसा क्या कंडीशंस जनरेट हुई, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ। तो ये पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक कि रिवोल्ट का कारण क्या क्या था। तो सबसे पहले रिवोल्ट के कारण पढ़ते हैं। तो रीजन क्या क्या था। पहला, हम एक एक रीजन लिखते चल रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। पहला रीजन था इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। बस हेडिंग लिख दे रहे हैं, बाकी और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या कारण था। तो सबसे पहला रीजन था इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब जब क्या हुआ कि जब इस एरिया पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया,
संथाल परगना और वो बिहार और भागलपुर के एरिया में जो बिहार और बंगाल के बीच का जो एरिया था, भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच में, तो उस पे जब ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया तो ब्रिटिश ने वहाँ पे जो कि ट्राइबल एरिया थी वहाँ पे भी जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। जब जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो जो वहाँ के लोकल चीफ टेंस थे ट्राइबल के, ट्राइब्स के जो लोकल वहाँ के चीफ हेड हुआ करते थे विलेज के, उनकी पावर चली गई। वो अब चीफ टेन नहीं रह गए, चीफ टेन अब नए नए जमींदार आ गए और जमींदारी सिस्टम के ऊपर पूरा सिस्टम चलने लगा। तो एक ये कारण था उनके ग्रीवांस का, रीजन था संथाल रिवोल्ट का, क्योंकि जो लोकल चीफटेन्स थे अब उनके पास कोई पावर नहीं रह गई थी और पूरा जमींदारी सिस्टम पे बेस हो गया था। अब दूसरा बात करें तो टैक्सेशन पॉलिसी की बात, टैक्सेशन सिस्टम जो आया। अब होता क्या था कि जब पहले जो टैक्स पे करते थे ट्राइबल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो पूरा विलेज के बेसिस पे पे किया जाता था। मतलब एक विलेज के कई लोग मिलके जितना टैक्स होता था, मान लीजिए 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पूरे विलेज के लोग मिले और उनको मिल के 100 रुपए देना, कोई 10 दिया कोई 5 दिया, अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे, अपने वेल्थ के बेसिस पे जो ट्राइब्स के पास होता था, मतलब जितना उनके पास इनकम रहती थी या प्रोडक्शन जितना होता था वीट का, ग्रीन का, तो उसके बेसिस पे वो अपना दे देते थे। अब जब टैक्सेशन सिस्टम में चेंज क्या हो गया कि अब जो हो गया कि सबको इंडिविजुअल अपना टैक्स पे करना होगा, मींस विलेज का कोई टैक्स नहीं रह गया, अब इंडिविजुअल पे करेगा अपना टैक्स। तो इससे क्या होने लगा कि अब उस तरह रहता था पहले के सिस्टम में, तो अगर कोई इंडिविजुअल अगर टैक्स नहीं पे कर पा रहा तो उसकी जगह दूसरा कोई पे कर देता था, ओवरऑल तो पे करना था, इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं था। अब इंडिविजुअल डिपेंडेंट हो गया, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस और हो सकते थे। दूसरा टैक्सेशन में क्या हुआ कि बहुत से न्यू टैक्स इंक्लूड किए गए, नए टैक्स आए, इंट्रोड्यूस किए गए नए टैक्स। उससे क्या हुआ कि जो कई आइटम्स पे टैक्स जो है मैनीफोल्ड बढ़ा दिए, कई गुना बढ़ा दिए गए, जिससे और ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो सेकेंड कारण ये था। अब बात करें थर्ड कारण पर, इंट्रोडक्शन of decus and ban on forest rights। हुआ क्या कि नॉर्थ बिहार से लोग लाए गए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए संथाल परगना के नियर बाय एरियाज में, और संथाल परगना में कहां से लाए गए? नॉर्थ बिहार से, जो आउटसाइडर थे। ट्राइबल्स उनको आउटसाइडर कंसीडर करते थे, पहली चीज तो इससे भी ट्राइबल्स एजिटेट हो गए। दूसरा रीजन ये था कि फॉरेस्ट राइट्स पे ट्राइबल्स के कंट्रोल लगा दिया गया, मींस कि अब उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट से कोई और चीज जो प्राप्त होती है, प्रोड्यूस जो भी है, उनको यूज करने में बैन हो गया था। उनको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी दिकूस की, और इससे क्या हुआ कि उनकी सिचुएशन जो है बहुत ही और वर्सन होने लगी और ही दिक्कतें उन्हें झेलना पड़ने लगा। तो ये कारण था तीसरा। अब हम बात करें चौथा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो फोर्थ रीजन था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर का। अब होता क्या था कि ओवरऑल की सिचुएशन, जो तीन रीजन है इनके कारण से ट्राइबल्स की सिचुएशन पहले से बहुत वर्सन रहती थी। वो उनके मतलब एक पॉवर्टी के विशेष साइकिल में पहले से फंस चुके रहते हैं। अब उनको क्या होता है, टैक्स पे करने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए मनी लेंडर से ह्यूज सम बारो करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था। जब वो लोन बारो करते थे सोइंग पीरियड के दौरान ग्रेन्स के,
और उसके बाद वो पे नहीं कर पाते थे। जब पे नहीं कर पाते थे तो उनकी प्रॉपर्टीज को मनी लेंडर कन्फिस्केट कर लेते थे, मीन्स सीज कर लेते थे। उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर ली जाती थी मनी लेंडर्स द्वारा। इससे क्या होने लगा कि उनकी सिचुएशन और ही वर्सन होने लगी, फर्दर उनका एग्रेवेट हो गया उनका पॉवर्टी, और वो एक इन सब कारण एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस गए। अब इन सब सिचुएशन में एक्सप्लॉयटेशन के बाद अब बेचारे ट्राइबल्स के पास गवर्नमेंट का साथ लेने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब उनके पास जाके मदद मांगने के सिवा। तब ट्राइबल्स क्या करते हैं कि पहुंचते हैं पुलिस के पास। अब होता क्या है पुलिस के पास, देखिए तो अगला रीजन हमारा वहीं से है। तो पुलिस के द्वारा भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब मदद के लिए ट्राइबल्स पहुंचते हैं पुलिस के पास इन वेन, उसका भी कोई व्यर्थ हो जाता है। पुलिस और जज आपस में पहले से ही मिले रहते हैं क्योंकि ब्रिटिश के ही रहते हैं, और वो भी इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, और इनको पीटा मारा जाता है। और इन सब चीज़ों के बाद ट्राइबल्स एकदम एजिटेट हो चुके रहते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और साथ ही साथ जो बाहर के लोग लाए रहते हैं या फिर जो ऑफिशियल्स रहते हैं या और जो है उनकी वीमेंस को भी असाल्ट किया जाता है, उनकी वाइफ्स को भी असाल्ट किया जाता है, उनकी मदर सिस्टर डॉटर को असाल्ट किया जाता है इन सब लोगों के द्वारा जो कि वहाँ पे रहते थे, जैसे जमींदार लोग और मनी लेंडर्स के द्वारा। तो इन सब कारणों से भी उन्हें असाल्ट किया जाने लगता है, उनकी माताओं को। जैसे वहाँ पे महाजन हुआ करते थे तो महाजन भी उनके असाल्ट करने लगते हैं, उनके बेटी बहू इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को, सॉरी। तो ये हो गया फोर्थ रीजन। तो ये रीजन जो था ये इकोनॉमिक रीजन था। हमें पढ़ना 4 टाइप का रीजन है संथाल रिवोल्ट का। एक इकोनॉमिक, दूसरा रीजन हमारा है सोशियो रिलीजियस, तीसरा रीजन है हमारा पॉलिटिकल, और चौथा रीजन है इमीडिएट। ये 4 रीजन है जो हमें पढ़ना है। अब आते हैं हमारे अगले रीजन पर जो कि है अगला रीजन, वो है हमारा सोशियो रिलीजियस। अब छोटे छोटे हैं बस। तो सोशियो रिलीजियस रीजन क्या था? सोशियो रिलीजियस रीजन क्या हुआ कि सोशियो रिलीजियस रीजन में ऐसे बताता हूं कि होता क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, और इससे क्या होता है जब क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं ट्राइबल एरियाज में, तो ट्राइबल्स का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है क्रिश्चियनिटी में। तो ये भी एक रीजन था जो ट्राइबल्स को कंसियंस को एराइज करता है, एरोज करता है कि उनको धर्म के खिलाफ जबरदस्ती परिवर्तित किया जा रहा है दूसरे धर्म में। ट्राइबल्स को धर्म, वो जो ट्रेडिशनल कस्टम्स के बेस पे उनका धर्म था, रिलीजन था, वो जबरदस्ती उनको फोर्स करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता था। तो ये एक अगला रीजन था। अब बात करते हैं अगले रीजन की, पॉलिटिकल रीजन। जो ट्राइबल एरियाज थी संथाल परगना की, वो
एक सिस्टम के बेसिस पे गवर्न की जाती थी, जिसका नाम था, एक सिस्टम था जिसको बोलते थे पुरहा पंचायत। इस पुरहा पंचायत के बेसिस पे ट्राइबल एरियाज को गवर्न किया जाता था। अब जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया कि इस पुरहा पंचायत को नॉन फंक्शनल घोषित कर दिया, या इसे खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, नॉन फंक्शनल या टर्मिनेट कर दिया। तो इससे भी ट्राइबल्स जो है एजिटेट हुए। एक रीजन ये था। अब लास्ट आता है इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन क्या था कि जब भी महाजन के घर पे कुछ गायब होता था तो ट्राइबल्स को एक्यूज करते थे। जब भी महाजन के यहाँ से कुछ चोरी होती थी तो उसका वो जो एक्यूज करते थे कि कौन चोरी किया है, तो ट्राइबल्स को। अब इससे क्या हुआ कि पुलिस ट्राइबल्स को ब्रूटली बीट करती थी। जब ब्रूटली बीट होती थी तो उससे कई ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती थी, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती थी, यहाँ तक कि मौतें भी हो जाती थी। तो एक बार ऐसा ही केस हुआ, तो उसमें ब्रूटली बीट ट्राइबल्स को मारा गया पुलिस के द्वारा, और उसके रिटेलिएशन में ट्राइबल्स ने एक दरोगा को मर्डर कर दिया। दरोगा मर्डर केस। तो ये उस समय का इमीडिएट रीजन था, दरोगा मर्डर केस, जिसने इस जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था, जो धीमी आंच पे पक रहा वो विरोध था, उसको एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया, एक उसको बाहर आने का मौका दे दिया दरोगा मर्डर केस ने। तो ये तो सब थे ट्राइबल रिवोल्ट्स के रीजन। तो हमने जनरली 4 रीजन पढ़े। एक इकोनॉमिक था, एक सोशियो रिलीजियस था, एक पॉलिटिकल था और एक इमीडिएट। इकोनॉमिक में हमने पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम का कारण था, टैक्सेशन सिस्टम में था, मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक्सप्लॉयटेशन, डिक्रूज का इंट्रोडक्शन, ये था। सोशियो रिलीजियस में क्या कारण था, कोई फोर्सिबल कन्वर्जन होता था ट्राइबल्स का क्रिश्चियनिटी में। पॉलिटिकल रीजन में क्या था कि पुरहा पंचायत को नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल घोषित कर दिया गया और इसको नल एंड वाइट कर दिया गया, और जो गवर्न होने लगी एरिया वो ब्रिटिश रूल्स के द्वारा होने लगी। इमीडिएट रीजन क्या था कि दरोगा को कुछ ट्राइबल्स ने मार दिया था रिटेलिएशन में। तो ये था रीजन संथाल रिवोल्ट के। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो जनरली सबसे पहले हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो पहला ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है, जिसमें विलेज हेडमैन को पावर्स दी जाती हैं, जो पावर्स उनसे ले ली गई होती हैं, पहला चीज। और विलेज ऑफिसर्स को पुलिस के पावर दिए जाते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है, जिसमें विलेज हेड जो होते थे उनको फिर से वापस उनके पावर दे दिए जाते हैं, और साथ ही साथ विलेज ऑफिसर्स को पुलिस के पावर दिए जाते हैं। ठीक। दूसरा क्या था, माझी सिस्टम। माझी सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है। माझी सिस्टम क्या था, रिस्टोर। माझी सिस्टम जो सोशल बिलीफ, सोशियो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था ट्राइबल्स का, जो कि ट्रेडिशंस कस्टम्स पे बेस्ड था, उसको रिस्टोर कर दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। दूसरा कारण। तीसरा कि पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर किसके लिए क्रिएट की जाती है, संथाल परगना के लिए। संथाल परगना जो भागलपुर कमिश्नरेट के अंदर आता था, तो उसके लिए एक स्पेशल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाती है संथाल परगना के लिए स्पेशली, जो कि कमिश्नर
भागलपुर के अंडर था। तो कमिश्नर ओवरऑल तो भागलपुर के अंडर ही था, लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट की जाती है संथाल परगना के लिए। और एक अमेंडमेंट आता है 1857 का, तो कंट्रोल एक्ट आता है, कंट्रोल एक्ट, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये था कि संथाल परगना में बेसिक जो जनरल लॉज होंगे, जनरल लॉज होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। संथाल परगना में जो कंट्रोल एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, तो उसके तहत ये था कि संथाल परगना में बेसिक या जनरल लॉज जो होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक। और फिफ्थ क्या था इसका कॉन्सिक्वेंस, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पर इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो टोटली 5 कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत ये था कि जो लोकल वहां के चीफटेन्स थे, विलेज हेडमैन थे, उनके पावर को रिस्टोर कर दिया गया और विलेज ऑफिसर्स को पुलिस का पावर दे दिया गया। सेकेंड था माझी सिस्टम रिस्टोर किया गया, जो ट्राइबल्स का सोशल रिलीजियस सिस्टम था, जो ट्रेडिशन कस्टम पे बेस्ड था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। फोर्सिबल कन्वर्जन को रोक दिया गया। उनके सोशल बिलीफ्स को, जो पहले क्या था कि उन्हें निगेटिव कर दिया जाता था या उनको गलत दर्शाया जाता था, उसमें बैन लगा दिया जाता था, वो फिर से शुरू हो गया। जैसे कि पहले क्या था कि उनके जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर था, उस पर भी रोक लगा दी गई थी, तो अब वो दोबारा कर सकते थे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो कि उनका बर्न एग्रीकल्चर, जो कि उनका हेरिडिटरी था। पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, संथाल परगना के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई डिप्टी कमिश्नर की, संथाल परगना, जो भागलपुर कमिश्नरेट के अंदर आता था। कंट्रोल एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत जो बेसिक जनरल लॉज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बेसिक या जनरल लॉज, वो अप्लीकेबल नहीं रहेंगे संथाल परगना पे। और लास्ट में क्या कह सकते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होने वाला था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उस पर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था संथाल परगना का। तो ये थे इसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम बात करेंगे कि रीजन फॉर फेल्यूर। रीजन फॉर फेल्यूर, इसके जनरली 3 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि इंफीरियर, एक बार लिखे तो इंफीरियर वेपन्स थे, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स थे, या कह सकते हैं लीडर्स थे। और द थर्ड वन इज कि लोकलाइज था। तो रीजन फॉर फेलियर ये था कि सबसे पहले जो वीपन्स यूज किए गए थे, नॉर्मल बेसिक धनुष बाण, कुल्हाड़ी, दराती, तो इन तरह के इंफीरियर वीपन्स का यूज हुआ। जबकि अगर हम बात करें ब्रिटिश की तरफ से, तो उनके पास तोप, गन्स, तो ऐसे मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनका एक स्पाइस का जो सिस्टम था बहुत ही मजबूत था, जिससे उन्हें होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से ही पता चल जाता था कि आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं ट्राइबल्स। तो वेपन्स और जो उनके पास पूरा एक स्पाइस का सिस्टम था, वो ज़्यादा मजबूत था ब्रिटिश के पास। दूसरा, जिस प्रकार के ब्रिटिश के लीडर थे, उसके कंपैरिजन में जो लीड कर रहे थे ट्राइबल्स को, संथाल ट्राइबल्स को, वो उस मैच के नहीं थे। तो ब्रिटिश के लीडर्स बहुत आगे थे। मींस संथाल ट्राइबल लीडर्स जो थे, वो इज ऑफ नो मैच ऑफ लीडर्स लीडिंग द फोर्सेस या मिलिट्री ऑफ ब्रिटिश। एंड द फोर्थ वन, that is localized. It means that, sorry, third one, that is localized. It means that there will be no pan India support for tribes, no outside support for the tribes. These revolts are restricted to Santhal Pargana and does not able to gain the importance in other areas of the
बिहार, बंगाल, यूपी एक्सेट्रा. So this is the reason for the failure of the tribal revolt, that is Santhal tribal revolt. So now the next topic is, what is the nature of revolt? नेचर. तो अगर हम पहला नेचर की बात करें तो ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था. ट्राइबल रिवोल्ट था जिसका सोशियो रिलीजियस कारण था, पर उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कोई भी कास्ट डिवीजन जैसी फीलिंग नहीं थी. पर ये जो रिवोल्ट था ट्राइबल्स का रिवोल्ट था जो कि सोशियो रिलीजियस के बेसिस पे था. उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और इसके कारण से ये रिवोल्ट हुआ. दूसरा लोकलाइज था. अभी मैंने बताया कि कोई पैन इंडिया लेवल का आउटसाइड सपोर्ट नहीं था. एक संथाल परगना और नियर बाई एरियाज के ही एरिया में लोकलाइज था, उसी एरिया में सीमित था. तो इसका लिमिटेड एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन था. तीसरा रीजन कि इसमें मास कंट्रीब्यूशन था कि 60,000 पीपल उस टाइम में, जब इतनी कनेक्टिविटी लोगों के अंदर नहीं थी, जब इतने लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते थे, इकट्ठा हुए सेक्रीफाइस के लिए, उस समय के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मास कंट्रीब्यूशन हुआ. 60,000 लोग वहां पे इकट्ठा हुए. कि किसके लिए इकट्ठा हुए? कि ताकि स्ट्रगल हो सके और यहां तक कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे. तो इसमें मास कंट्रीब्यूशन भी था. चौथा क्या था? कि ट्रेडिशन वीपन्स का यूज था. ट्रेडिशनल वीपन्स यूज. तो जैसे मैंने बताया कि वीपन्स जो यूज हुए बहुत ही ट्रेडिशनल थे. कुल्हाड़ी, दराती, धनुष, बाण, जो कि ब्रिटिश के कंपेयर में बहुत ही ट्रेडिशनल थे. जहां मॉडर्न वीपन्स यूज हो रहे थे, गन्स थी, तोपें थी, तो उसके कंपेरिजन में बहुत ही एक बेसिक ट्रेडिशनल वीपन्स का यूज हुआ. अब कार्ल मार्क्स अपनी बुक में लिखते हैं, बुक का क्या नाम था? नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और बताते हैं कि जो रीजन था स्ट्रगल का या मूवमेंट का, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन of tribals is the reason of revolt या कह सकते हैं अपराइजिंग. तो नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स इज द रीजन ऑफ अपराइजिंग. तो उनका मानना यह था कि जो इस स्ट्रगल हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, इसका कारण था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स का. तो अगर हम ओवरऑल व्यू बात कंक्लूड करें ओवरऑल इस रिवोल्ट के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अपना एक फंडामेंटल काज था जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ. लेकिन इसका इम्पैक्ट जो था वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होने वाले थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उसके ऊपर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ा. नेशनल कंसियंस रेज करने के ऊपर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ा. तो बहुत ज्यादा तो सक्सेस नहीं हो पाया ट्राइबल रिवोल्ट, संथाल ट्राइबल रिवोल्ट, लेकिन इसने मिलियंस को मिलियंस को इंस्पायर किया. और आज भी ट्राइबल्स की कम्युनिटी को ये रिवोल्ट इंस्पायर करता है. उनकी सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव की स्टोरीज आज भी हमारे लिए एक प्रेरणादायक है. आज भी उनकी इम्पोर्टेंस उनकी स्टोरीज की है. और इसने एक फ्यूचर जो मूवमेंट स्ट्रगल था इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम का, उसको भी इसने एक अहम दिशा दी, एक अहम मोड़ दिया. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट द संथाल रिवोल्ट.